कि एक कार्यकर्ताओं का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है जिन्हें भारत की संस्कृति बचानी है, भारत का धर्म बचाना है। और वो एक तरह से उनके लिए पर्याप्त है, मतलब कि यदि इतना काम हो जाता है तो बाकी के आगे सारे काम अपने आप हो जाएंगे, तो और उनके लिए अभी वो एक प्राइम प्रायोरिटी है। तो एक वैलिड क्वेश्चन आता है कि यदि आसान रास्तों से धर्म बच सकता है, आसान रास्ता यानी कि मान लो एक कुछ कहना है कि भाई ये राइट टू रिकॉल वगैरह करने की इतना सारा परिश्रम करने की क्या जरूरत है, हम सिर्फ एक अच्छे आदमी को प्रधानमंत्री बना देते, एक अच्छा मजबूत नेता हो, नरेंद्र मोदी हो या आडवाणी हो या ऐसा कोई भी अच्छा मजबूत नेता उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा हो जाएगी। तो ये मुश्किल तरीके क्यों आजमा रहे हो, या आजमाने की क्या जरूरत है? या तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन ऐड कर दो कि भारत अब हिंदू राष्ट्र हो गया और हिंदू धर्म बच जाएगा। तो ये सारे नए नए इतने सारे गैजेट नोटिफिकेशन छापने की क्या जरूरत है? तो ये एक क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि जिस एक्टिविस्ट का गोल संस्कृति बचाना है, धर्म की रक्षा करना है, वो अपने आप में बुरा नहीं है, क्योंकि वो उनका गोल ये नहीं है कि बाकी धर्म को खत्म करना, उनका गोल इतना ही है कि उनके धर्म की रक्षा हो सके। तो इसमें मेरा कहना है कि ये आसान तरीके काम नहीं आने वाले। शायद आज से 1000 साल पहले काम आ जाते, 500 साल पहले भी काम आ जाते। आज की दुनिया में क्यों काम नहीं आने वाले? कि जितनी शक्ति तुम्हारे दुश्मन के पास है उतनी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दुश्मन तुम्हें खत्म कर देगा। आज से 1500 साल पहले कोई कहता कि ज्यूरी सिस्टम की क्या जरूरत है, तो मैं उसकी बात मान लेता, क्योंकि उस समय दुनिया में सारे देशों में ज्यूरी सिस्टम खत्म हो गई थी। उस समय दुनिया के किसी देश में राइट टू रिकॉल नहीं था, करीब करीब किसी भी बड़े देश में इलेक्शन की प्रोसीजर नहीं थी, हर जगह राजा का बेटा राजा बनता था। तो वहां पे 1500 साल पहले यदि किसी ने पूछा होता कि भाई इलेक्शन की क्या जरूरत है, राइट टू रिकॉल की क्या जरूरत है, क्या ज्यूरी सिस्टम की क्या जरूरत है, इन तीनों के बिना देश नहीं बच सकता? शायद बच सकता था, क्योंकि किसी देश के पास नहीं था, तो हमारे पास भी उसकी जरूरत नहीं है। पर आज बहुत सारे देश है, जैसे खास करके अमेरिका जिसके पास राइट टू रिकॉल है, ज्यूरी सिस्टम है, और राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम की वजह से वो देश दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। चीन में राइट टू रिकॉल नहीं है, लेकिन चीन में अब धीरे धीरे ज्यूरी सिस्टम आ रही है। फिर वहाँ जज सिस्टम भी इतनी खराब नहीं है जितनी हमारे यहाँ। जज का रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्जाम से होता है, इंटरव्यू की वेटेज बहुत कम होती है, इंटरव्यू ब्रॉड रैंडमाइज पैनल लेती है, तो भाई भतीजावाद जज के रिक्रूटमेंट में नहीं होता। तो वहाँ की अदालतें हमसे अनेक गुना ज्यादा कम करप्ट है, मतलब कम करप्ट है, ज्यादा नहीं, सॉरी, अनेक गुना ज्यादा अच्छी है और हमसे कहीं कम करप्ट है। तो वो उसकी वजह से चीन की सेना दिन ब दिन हमसे मजबूत हो रही है, अमेरिका की सेना मजबूत हो रही है। तो जब तक हमारी अदालतें उतनी नहीं सुधरेगी जितनी अमेरिका की अदालतें हैं, हमारा पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं सुधरेगा जितना अमेरिका, तब तक हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी जितनी अमेरिका की है। तो धर्म की रक्षा क्यों नहीं हो सकती कि दो देश है और इसमें जिस देश की सेना ज्यादा मजबूत, मतलब यदि 19-20 का फर्क है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी सेना हमसे मान लो 10% ज्यादा मजबूत है तो दोनों के धर्म टिक जाएंगे। लेकिन अमेरिका की सेना यदि हमसे 10 गुनी, 20 गुनी, 100 गुनी ज्यादा मजबूत है, तो एक ना एक दिन उसका धर्म हमारे धर्म को खत्म कर देगा। जिसकी सेना ज्यादा मजबूत उसी का धर्म चलेगा। बाकी दूसरा देश है वो अपनी टेक्नोलॉजी क्यों बचा सकता है? क्योंकि दूसरे आदमी को भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, तो वो तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छा लगेगा, तुम्हारी अकाउंटिंग मेथड है तो वो अपना लेगा। मान लो अरबों ने हमसे गणित ले लिया, क्योंकि गणित अच्छा था, हम जीरो का उपयोग करते थे, बाकी लोग जीरो को तो अंधा आदमी भी देख के बताएगा कि भाई इस तरह से गणित करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो गणित है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया, ऊपर से उसको लेके आगे बढ़ाया, दुनिया के और कोने कोने तक फैलाया। लेकिन जो धर्म है वो इस तरह से आसानी से कोई अपनाता नहीं है। तो जितने जितने जब एरिया में उनकी सेना ज्यादा मजबूत थी, तो आपने देखा कि हिंदू धर्म खत्म हो गया और वहां दूसरे धर्म आ गए। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, ईरान में भी, जो अफगानिस्तान से लेकर फिलीपींस तक एक समय पे हिंदू धर्म था, अफगानिस्तान में खत्म हो गया, पाकिस्तान में आधे में खत्म हो गया, बाकी आधा 1947 में खत्म हो गया, बंगाल में खत्म हो गया, फिर इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ये सारे देशों में खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे सेनाएं मजबूत थी और हथियार बनाने की टेक्निक और वो सब ज्यादा अच्छे थे। तो अब तो इस्लाम से तो कोई खतरा है ही नहीं, जो खतरा है वो अमेरिका से है। जो इस्लामिक टेररिज्म है वो भी इसलिए क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया कि कॉजेस ऑफ इस्लामिक टेररिज्म और सॉल्यूशन। तो अभी जो हमें खतरा है वो अमेरिका से ही है और दूसरा चीन से है। चीन से भी जो खतरा है वो छोटा खतरा है, बड़ा खतरा है वो अमेरिका से ही है। कि अमेरिका जिस तरह से इराक उसने लूट लिया, ईरान, लीबिया लूट लिया, अभी माली की बारी है कि माली में गोल्ड माइंस है, सोने की खाने हैं, इसलिए वो माली पे अभी उसने हमला कर दिया है। ईरान का नंबर आएगा, उसके बाद भारत का नंबर आएगा।
और वो जिस देश को भी टेक ओवर करता है वहाँ पे मिनरल्स टेक ओवर कर लेता है, माइंस टेक ओवर कर लेता है, वहाँ का साइंस में एजुकेशन तोड़ देता है और बाद में वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाता है, जो काम उसने पूरे अफ्रीका में किया। अमेरिका मतलब यूरोपियन पावर्स, यूरोप प्लस अमेरिकन पावर्स, और वही काम उसने दक्षिण अमेरिका के देशों में किया और वही वो भारत में करने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने, लेकिन बैकफायर हुआ। 1857 की क्रांति हो गई, बैकफायर हुआ, उसने काम को पोस्टपोन कर दिया। तो अब सवाल आता है कि क्या हम सिर्फ एक मजबूत आदमी को पीएम बनाने से इतनी ताकत आ जाएगी कि हम अमेरिका की सेना के सामने टिक सके? मैं कहूँगा पहले आप उस मजबूत सेना को पूछो कि वो अमेरिका जिस तरह से सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट कर रहा है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है कि भाई अमेरिका का सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन है, इसलिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे दे रहा है और पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेज रहा है। मतलब सऊदी अरेबिया प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पैसे देता है कि भाई इतने आतंकवादी भारत में भेजो तो हम पैसा देंगे। सऊदी अरेबिया पैसे देता है कि भाई ट्रस्टों को कि भाई तुम इतने, एक बांग्लादेशी को भारत में आई कार्ड और वो वोटिंग कार्ड और राशन कार्ड निकलवाने के उसको तहसीलदार को 5,000 देने पड़ते हैं, तो बांग्लादेशी के पास 5,000 नहीं है। वहाँ कोई ट्रस्ट है वो 5,000 देता है, तो ट्रस्ट के पास भी 5,000 कहाँ से आ रहे हैं? वो सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं। तो कहने की वो जो मजबूत नेता है उसके में कहने की हिम्मत है कि भाई सऊदी अरेबिया इस तरह से भारत में बांग्लादेशी घुसाने की कोशिश कर रहा है और हम सऊदी अरेबिया से नहीं लड़ रहे या पाकिस्तान से नहीं लड़ पाते क्योंकि अमेरिका का प्रोटेक्शन है पाकिस्तान को। तो और वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उसने कोशिश की तो दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के जज उसको जेल के सलाखों तक तो पहुंचा ही दिया, सलाखों के उस पार कर देंगे। जो मल्टीनेशनल कंपनियों की लॉबी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीद कैसे लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जो वकील के बेटे हैं, वकील है सबके सब, भतीजे बेटे भांजे जो भी है, और मल्टीनेशनल कंपनियां उनके भांजे भतीजे बेटों को करोड़ों रुपया हर साल फी देती है, इसलिए वो सब हाईजैक हो चुके हैं। तो सच्चे और झूठे गलत जो भी हो, मतलब सच भी हो तो भी अच्छा काम किया, जैसे सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर है, अच्छा काम था, पर उसके अंतर्गत 1 मिनट में उसको जेल में बंद कर सकते हैं। वणजारा से एक लाइन लिखवा ली कि भाई मैंने सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर इनके कहने पे किया था, कौसरबी का एनकाउंटर, इशरत जहां का एनकाउंटर इतने नेताओं के कहने पे किया था, तो दूसरे मिनट वो नेताओं को तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे वारंट निकाल के। तो ये सोचना कि एक आदमी को हम बहुत बड़ी पोजीशन दे देंगे और उससे देश इतना मजबूत हो जाएगा कि अमेरिका की सेना की टक्कर ले सके और हिंदू धर्म बच जाएगा, संस्कृति बच जाएगी, वो गलत है। अंत में देखो कि तुम क्या कर सकते हो बड़े नेता से। बड़ा नेता ने मान लो कानून बना दिया कि बड़े नेता ने कानून बना दिया कि कन्वर्जन रोक दो, या तो जो भी कन्वर्जन करने की कोशिश करेगा उसको जेल होगी। तो वो कानून तो सद्दाम हुसैन ने भी बनाया था। सद्दाम हुसैन के टाइम पे इराक में कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन फाइनल राउंड में अमेरिका की सेना आती है। अब अमेरिका की सेना के सामने सद्दाम हुसैन टिक नहीं पाया, तो सद्दाम हुसैन भी खत्म हो गया, उसके सारे कानून भी खत्म हो गया। आज 15% इराक की आबादी क्रिश्चियन हो गई और दिन ब दिन ये परसेंटेज बढ़ रहा है। तो फाइनल राउंड में यदि तुम्हें धर्म बचानी है, संस्कृति बचानी है, तो ये सोचो कि तुम अमेरिका की सेना से कैसे बचोगे। बाकी सब तुम बहुत रोक सकते हो, तुमने ये रोक दिया, वो रोक दिया, पर अमेरिका की सेना आएगी तब तुम यदि नहीं बचोगे तो तुम नहीं बच सकते। और कितनी भी मजबूत मान्यताएं हो वो तुम्हें सेना से नहीं बचा सकती। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि सोमनाथ पे जब अटैक हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन मिली थी सोमनाथ के जो साधु संत वहां पे थे कि भाई गजनी इतनी बड़ी सेना लेके सोमनाथ मंदिर को लूटने आ रहा है। और तो साधुओं को तो लोगों ने बोला कि भाई क्या करें इसका। तो कुछ लोग होंगे हमारे जैसे नास्तिक या जो भी कहो कि भाई इतना सारा सोना है, हम आधा सोना बेच के मतलब बदले में हथियार खरीदते हैं, आसपास के लोगों को हथियार देते हैं और उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें तो क्या होगा कि मंदिर का आधा सोना है वो दे देना पड़ेगा हथियारों के बदले में। तो साधुओं को सोना नहीं देना था, तो उन्होंने एक मान्यता फैला दी कि गजनी की सेना आएगी तो शिव अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे, क्योंकि ये मंदिर खुद शिवजी ने बनाया है। ऐसा कहा जाता कि सोमनाथ के मंदिर में उस समय ये मान्यता थी कि उस मंदिर का पत्थर शिवजी ने खुद रखा था। तो क्योंकि ये मंदिर शिवजी का खुद का बनाया हुआ मंदिर है, इसलिए शिवजी प्रकट होंगे, तीसरा नेत्र खोलेंगे और गजनी की पूरी सेना भस्म हो जाएगी। ये मान्यता उन्होंने रखी थी। और ऐसा कहा जाता है कि 16 बार गजनी की सेना ने लूटा और 16 बार इसी मान्यता के आधार पर कि भाई भगवान शिव 3 बार नहीं आए तो कि 3 बार नहीं आए लेकिन चौथी बार आएंगे, भाई 4 बार नहीं आए तो कि 4 बार नहीं आए लेकिन 5वीं बार तो आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से 16 बार गजनी की सेना ने मंदिर में लूटा। जैसे कहा जाता है 1 बार लूटा, 16 बार लूटा, जो भी है वो इश्यू नहीं है कि कितनी बार लूटा था। 1 बार तो लूटा ही था, वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। 1 से ज्यादा बार लूटा था वो भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब वो गिनती 7 की है, 8 की है, 16 की है, वो
मेरे लिए माइनर इश्यू है। पॉइंट यह है कि ये इस मान्यता पे टिके रहे कि शिवजी तीसरा नेत्र खोल के गजनी की सेना को भस्मीभूत कर देंगे। उन्होंने सोना के बदले में हथियार खरीद के लोगों को हथियार देके सेना खड़ी करने का डिसीजन नहीं लिया। तो ये एक आत्मघाती अपने आप को खुश करने की वाली बात हुई कि हमको एक बड़ा नेता आएगा और वो हमारी रक्षा कर लेगा, वो एक खुश करने की बात हुई। पूरी सेना को बनाने के लिए हथियार चाहिए मजबूत करने के लिए, और वो हथियारों का उत्पादन भारत में नहीं हो रहा। तो हमारी सेना अधिक से अधिक पाकिस्तान को हरा पाएगी, उससे ज्यादा शायद चीन को हरा पाए। मतलब कि हम मान लो मेड इन अमेरिका हथियार लेते हैं, मेड इन ब्रिटेन हथियार लेते हैं, मेड इन फ्रांस हथियार लेते हैं, तो हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, चीन को भी हरा सकते हैं। लेकिन जिस दिन अमेरिका की सेना आएगी उस दिन वो सारे हथियार काम करने बंद कर देंगे। तो अमेरिका की सेना को कैसे रोकोगे? और अमेरिका की सेना को नहीं रोक पाई तो पूरे भारत में वो भारत के 5-10 टुकड़े कर देंगे, साइंस में एजुकेशन खत्म कर देंगे और फिर भारत में क्रिश्चियन धर्म फैला देंगे, जैसा कि यूरोप की ताकतों ने फिलीपींस में किया, या ईस्ट इंडिया कंपनी 1850 में करने की कोशिश कर रही थी। उस समय असफल हो गई, पर इस बार सफल हो जाएगी। देखो 1850 में इसलिए असफल हो गई क्योंकि उन्होंने 1860 में प्रयत्न बंद कर दिया। 1857 की क्रांति कुचलने के बाद उन्होंने 1860 में ये प्रयत्न बंद कर दिया। प्रयत्न क्यों बंद कर दिया? ऐसा नहीं कि उनका दिल साफ हो गया था या उनको एकाएक बहुत बंद नहीं किया, धीमा कर दिया। बंद कर दिया ये कहना गलत होगा, उन्होंने प्रयत्न धीमा कर दिया। धीमा क्यों कर दिया? कि उन्होंने देखा कि इसका रिएक्शन आएगा। तो क्या रिएक्शन आएगा तो क्या हुआ? कुचल दो उसको, रिएक्शन को तो कुचल भी सकते थे, पर उनको भय क्या था अंग्रेजों को कि यदि भारत के सैनिकों ने, ये भारत के शासकों ने, भारत के साधु संतों ने फ्रांस की और जर्मनी की और रशिया की मदद लेनी शुरू कर दी तो उनके पास इतने हथियार आ जाएंगे कि लाखों, हजारों लाखों की संख्या में अंग्रेज मरेंगे, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करना कम कर दिया। पर वो इसलिए क्योंकि उस समय यह भय था कि भारत के सैनिकों को फ्रांस, जर्मनी या रशिया मदद कर सकता है। जैसे कि 1857 की क्रांति में फ्रांस ने काफी मदद की थी भारत को। फ्रांस के बहुत सारे इंजीनियर उस समय भारत में थे, मराठाओं को तोप बनाने के लिए मदद कर रहे थे, गोला बारूद बनाने के लिए मदद कर रहे थे। मराठाओं का तोपची फ्रेंच था। आप इतिहास देखो उस समय का, 1850 के आसपास का, 1860 के आसपास का। तो बड़ी संख्या में फ्रेंच इंजीनियर आके मराठाओं को मदद कर रहे थे और उन्होंने देखा कि यदि और उनको मतलब ये धर्म खत्म करने की कोशिश की गई कि गोली में सुअर की चर्बी मिलाओ या गार की चर्बी मिलाओ तो ये और भड़केंगे, तो फ्रांस और जर्मन उनको मदद करने के लिए आएंगे क्योंकि उनको अंग्रेजों को हराना था, तो हम लड़ाई में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने प्रयत्न धीमे कर दिए। लेकिन आज की तारीख में यदि अमेरिका की सेना आती है तो न हमें फ्रांस बचाने आने वाला है क्योंकि वो उनके साथ मिला हुआ है। जितनी भी अमेरिका को लूट मिलती है उनमें से वो 5-10% हिस्सा फ्रांस को दे देता है। फिर वो इराक की लूट हो या लीबिया की लूट हो या माली की लूट हो। जैसे अभी माली में तो फ्रांस के लोग ज्यादा सैनिक भेज रहे हैं, अमेरिका कम सैनिक भेज रहा है क्योंकि वहां पे जो सोने की लूट होगी उसका बड़ा हिस्सा फ्रांस को जाने वाला है। ब्रिटेन भी नहीं आने वाला। ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका भी एक देश है, वो नेटो कंट्री है, वो कभी एक दूसरे के खिलाफ अपने आर्मी का यूज नहीं करते, न ही किसी आर्म्ड रिसोर्सेज का यूज करते हैं। रशिया भी नहीं आ सकता हमें बचाने के लिए क्योंकि वो दूर हो गया, उसकी बॉर्डर दूर है और इकोनॉमिकली वो कमजोर हो गया। तो कौन बचाने आने वाला है? प्रैक्टिकली कोई नहीं। जापान भी नहीं आने वाला। 1900 में ये भी एक खतरा था कि यदि हमने भारतीयों को बड़े पैमाने पर दबाने की कोशिश की तो हो सकता है जापान भारत के क्रांतिकारियों को मदद करना शुरू कर दे। वो खतरा भी अब नहीं है, जापान भी मदद। तो इस तरह से हमें हमारे अपने आप के सिवा कोई मदद करने नहीं वाला। यानी हमें अपनी धर्म और संस्कृति बचानी है तो AK-47 की गोली से लेके, AK-47 के राइफल से लेके, फाइटर प्लेन से लेके न्यूक्लियर वेपन, सारे वेपन हमें खुद अपनी धरती पे मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, जिसमें उसका वायर, उसका चिप, उसका PCB, एक एक चीज भारत में बन रहा हो। तो उसके लिए पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, जो मैंने दूसरे वीडियो में अनेक बार एक्सप्लेन किया है कि जब तक हमारे यहाँ ये लेबर इंस्पेक्टर कमिश्नर का राज है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला जाके उद्योगपति को परेशान करता है, ये लेबर इंस्पेक्टर जाके उद्योगपति, प्रोविडेंट फंड वाला, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, तब तक छोटा उद्योगपति कभी अपना फैक्ट्री ठीक से नहीं चला पाएगा। छोटा उद्योगपति यानी जिसकी फैक्ट्री में 10, 15, 20 लेबर काम कर रहे हैं। जब तक ये सेल्स टैक्स जैसे गलत कानून है, सेल्स टैक्स, एक्साइज, वैट, ये गलत कानून है, तब तक उसको इतने सारे रिटर्न भरने पड़ेंगे। अभी मैं सर्विस टैक्स का रिटर्न देख रहा था क्योंकि शायद मुझे सर्विस टैक्स भरने को आया नहीं क्योंकि मेरी इनकम, सर्विस इनकम 12 लाख से कम है, पर उसमें देखा था हर 3-3 महीने बाद मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा। यानी हर 3 महीने में मेरे 2-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। फिर अब वो एक्साइज तो भरना नहीं पड़ता, वरना एक्साइज का रिटर्न तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसका पूरा दिन उसमें निकल जाएगा। अब वो CA रखेगा तो उसको उतनी सैलरी देनी पड़ेगी, तो ओवरहेड हो गया। तो मैंने देखा कि भाई छोटा उद्योगपति है, इसी फेफड़ों में पड़ता जाएगा कि प्रोविडेंट फंड के रिटर्न भरने में उसका एक दिन वेस्ट हो गया, एक्साइज के रिटर्न भरने में एक दिन,
वो वेस्ट हो गया, सर्विस टैक्स का रिटर्न भरने में 1 दिन वेस्ट हो गया, तो 3 महीने में उसके 15 दिन तो इसी में चले गए। और ऊपर से उसके अधिकारी जब परेशान करने आएंगे तो उनकी खातिरदारी में और उसका टाइम चला जाएगा। तो वो 3 महीने में से यदि 1.5-2 महीने इस तरह से उसके वेस्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो अपने धंधे पे तो सिर्फ 1 महीना ही फोकस कर पाएगा, 1/3 टाइम ही फोकस कर पाएगा। तो जाहिर है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कभी इंप्रूव नहीं होगी। तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव नहीं होगी तो हमारे हथियार इंप्रूव नहीं होंगे। तो एक आदमी, अच्छा आदमी ऊपर आ जाए तो वो पहले तो क्या ये गलत कानून दूर करने वाले हैं? आप पूछ लो कि भाई ये जीएसटी का कानून जो आ रहा है, जीएसटी यानी जनरल सेल्स सर्विस टैक्स या जो भी है सेल्स टैक्स, वो वैट और सर्विस टैक्स को कंबाइन कर देता है। क्या वो वैट के गलत कानून दूर करने के इंटेंशन या ताकत रखते हैं, या तो उसमें ये हिम्मत, ताकत से ज्यादा हिम्मत बताने की हिम्मत है, वो एक अलग चीज टॉपिक हो गया। कि व्यापारी होता है वो उतनी हिम्मत दिखाएगा जितनी उतनी ताकत है, और जो क्रांतिकारी है वो अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगाता, जितनी हिम्मत दिखाने की जरूरत होती लगा देते हैं। उसकी ताकत से 100 गुनी हिम्मत भी दिखा देगा, और उसको पता है कि जब सामने से हमला होगा तो वो 2 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। जैसे महात्मा भगत सिंह थे तो वो बेवकूफ नहीं थे कि उनको ये अंदाजा था कि वो अंग्रेजों से ज्यादा ताकतवर है। उनको पता था कि जब अंग्रेज आएंगे तो वो 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे, लेकिन जितनी हिम्मत थी उतनी पूरी की पूरी हिम्मत उन्होंने दिखा दी। तो एक तो जो आदमी सिर्फ अपनी ताकत से 5% कम, 2% कम हिम्मत दिखाता है, वो व्यापारी किस्म का आदमी होता है। वो कभी बड़ी ताकत के सामने लगेगा ही नहीं, और वो बड़ी ताकत से सामने लगा तो तभी लगेगा जब उससे 4 गुनी बड़ी ताकत मदद करने को तैयार हो। जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो सकता है यदि अमेरिका का सपोर्ट मिले तो, चीन के खिलाफ युद्ध हो जाएगा यदि अमेरिका का सपोर्ट मिले तो, लेकिन अमेरिका जो कि सबसे बड़ी ताकत है उसके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। तो यदि उसके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी तो उसका मतलब आज नहीं तो कल अमेरिका हमें खा जाएगा। तो यह तरीका ही गलत है, यह फंडामेंटली रॉन्ग बिलीफ है कि एक अच्छे आदमी को हमने टॉप पे बिठा दिया उससे हमारी धर्म और संस्कृति अमेरिका से बच जाएगी। वो नहीं बचने वाली। वो जिस तरह से अफ्रीका में यूरोप की ताकतों ने धर्म खत्म कर दिया, उनके जो भी स्थानिक धर्म थे, लैटिन अमेरिका में खत्म कर दिया जो भी उस समय उनके जो स्थानिक धर्म थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में करीब करीब खत्म कर दिया, और भारत में भी खत्म करने की कोशिश की। वो जो मैंने आपको बताया कि दूसरे देशों से युद्ध की मदद आने का भय था, इसलिए वो कोशिश 1860 में धीमी कर दी। वो भय अब खत्म हो गया, इसलिए वो पूरी ताकत लगाएंगे, और उनको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि हम अपनी सेना को मजबूत करने के लिए जो भी जरूरी कानून है वो गैजेट में छापना शुरू करें, उन कानूनों का प्रचार हम आज करना शुरू करें। इस उम्मीद पर न बैठे रहें कि एक कल की पुरुष होंगे और उस कल की पुरुष को हम टॉप पे बिठा देंगे तो वो सारा तो वो धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ये संभव नहीं है।